Chaos erupts at the headquarters of cash-strapped developer China Evergrande Group. About 100 disgruntled investors, home buyers, and even its own employees flocked to the firm's lobby Monday to demand the repayment of loans and financial products. Dozens of security personnel were deployed to prevent protesters from entering the building. चाइना इस वक्त एक बहुत बड़े रियल एस्टेट क्राइसिस से जूझ रहा है। एवरग्रांड जो चाइना का दूसरा सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है, वो बैंकरप्ट हो चुका है। लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई रियल एस्टेट में डूब चुकी है और वो सड़कों पर आ गए हैं। लोगों ने बैंकों की किस्तें देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से बैंकों ने उनके अकाउंट फ्रीज करना शुरू कर दिए। जिन लोगों के अकाउंट अभी तक फ्रीज नहीं हुए, वो एटीएम्स के बाहर खड़े हैं ताकि वो अपने पैसे निकाल सकें। और इस बैंक रश की वजह से चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर के साथ साथ चाइना का बैंकिंग सेक्टर भी कोलैप्स कर सकता है। चाइना इस हालत तक कैसे पहुंचा? लेट्स फाइंड आउट। नाइनटीन 49 में चाइना में कम्युनिस्ट पावर में आ गए, जिसके बाद प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और चाइना मोजेडोंग की क़यादत में एक प्रॉपर कम्युनिस्ट मुल्क बन गया। 1976 तक ऐसे ही चलता रहा और इस दौरान चाइना में कई कहत भी पड़े, जिसकी वजह से लाखों लोग हलाक भी हुए। 1976 में मोजेडोंग की डेथ के बाद डेंग शाओपिंग चाइना के नए लीडर बने और उन्होंने मोजेडोंग की आइडियोलॉजी के खिलाफ जाते हुए ओपन डोर पॉलिसी अपनाने का ऐलान किया और मुल्क में स्मॉल स्केल पर कैपिटलिज्म को टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ शहरों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जहां पर बाहर की कंपनियों को प्लाट लगाने की इजाज़त दे दी गई। डेंग शाओपिंग का ये तजर्बा कामयाब रहा और यूं चाइना आहिस्ता आहिस्ता कैपिटलिज्म के रास्ते पर चल निकला। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोगों को अच्छी जॉब्स मिलना शुरू हो गई और यूं चाइना के हालात बेहतर होने लगे। इससे पहले चाइना एक एग्रीकल्चरल मुल्क था और ज़्यादातर लोग देहातों में ही रहते थे। देहातों में वेजेस बहुत कम थी और लोगों का बुरा हाल था। जब चाइना के शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगना शुरू हुई तो उससे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट हुई और यूं देखते ही देखते चाइना की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा देहातों से शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गया। 1985 में सिर्फ 29% लोग शहरों में रहते थे, मगर 2022 आते आते शहरों में रहने वाले लोगों की तादाद 69% तक पहुंच चुकी थी। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग शहरों का रुख करेंगे तो उन्हें रहने के लिए घर तो चाहिए ही होगा, उन्होंने सड़कों पर तो रहना नहीं है। इसलिए एकदम से चाइना में रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ने लगी। फ्री मार्केट का एक असूल है कि जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो बहुत से प्लेयर उस डिमांड को फिल करने की कोशिश करते हैं और चाइना में भी यही हुआ। चाइना में रियल एस्टेट की डिमांड को देखते हुए बहुत से चाइनीज़ रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी और यूं 10-15 सालों में चाइना एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरह दिखना शुरू हो गया। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में बूम की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिल रही थीं और इस सेक्टर ने चाइना की जीडीपी में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से इन 20 सालों में चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनकर उभरा और चाइना की इस तरक्की में रियल एस्टेट सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ था। आज भी चाइना की जीडीपी में तकरीबन रियल एस्टेट सेक्टर 30% तक कंट्रीब्यूट करता है। इस सारी कार्रवाई से लोग खुश थे, रियल एस्टेट डेवलपर्स खुश थे, बैंक भी खुश थे और चाइना की हुकूमत भी खुश थी। तो फिर मसला कहाँ पे हुआ? फ्री मार्केट का एक और असूल ये है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ना शुरू हो जाती है और यही चाइना में भी हुआ। कुछ ही सालों बाद चाइना में अपार्टमेंट्स की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई और चाइना के बड़े बड़े शहर दुनिया के महंगे तरीन शहरों में शुमार होने लगे। किसी भी जगह पर अपार्टमेंट्स की अफोर्डेबिलिटी को चेक करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, विच गोज लाइक दिस: प्राइस ऑफ एवरेज अपार्टमेंट डिवाइडेड बाय मीडियन हाउस होल्ड इनकम। ये इंडेक्स जिस शहर के लिए जितना कम होगा वहाँ पर अपार्टमेंट को अफोर्ड करना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। न्यूयॉर्क के लिए ये इंडेक्स 10 है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई न्यूयॉर्क में रहने वाला शख्स एक एवरेज साइज़ का अपार्टमेंट लेना चाहता हो और उसकी इनकम भी एवरेज हो तो उसे अपने 10 साल की सैलरी जमा करना पड़ेगी, फिर जाकर वो एक एवरेज साइज़ का अपार्टमेंट लेने के काबिल होगा। लंदन के लिए ये इंडेक्स 17 है। मुझे पाकिस्तान के किसी शहर का ये इंडेक्स नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मगर बीजिंग में ये इंडेक्स 56 है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई बीजिंग में रहने वाला शख्स एक एवरेज साइज़ का फ्लैट लेना चाहता हो तो उसे अपने 56 साल की कमाई जमा करना पड़ेगी, फिर जाकर वो एक एवरेज साइज़ का अपार्टमेंट लेने के काबिल होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना में घरों की कीमत किस हद तक आउट ऑफ रीच हो गई थी। आप इस ग्राफ से भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि हर साल चाइना में घरों की कीमत में किस हद तक इजाफा होता जा रहा था।
अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि जब चाइना में अपार्टमेंट्स की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को एक एवरेज साइज का अपार्टमेंट लेने के लिए भी अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाना पड़ रही थी, तो लोग इतनी महंगी प्रॉपर्टी ले क्यों रहे थे? वो रेंट पर क्यों नहीं रह लेते थे, जो कि एक बहुत चीपर ऑप्शन है? तो मित्रों, इसकी दो वजूहत थी। एक तो इंडिया पाकिस्तान की तरह चाइना में भी सिर्फ उसी शख्स को स्टेबल समझा जाता है जिसके पास अपना घर हो, और फिर इंडिया और पाकिस्तान की तरह ही चाइना में भी लोग शादी को एक सिंपल शादी की बजाय बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं, और जिस लौंडे के पास अपना घर ना हो उसके लिए शादी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाइनीज लौंडों पर एक कांस्टेंट सोशल प्रेशर रहता है कि उन्हें अपना घर लेना ही लेना है। दूसरी वजह यह है कि चाइना में प्रॉपर्टी को एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। चाइना में भी लोग स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करने के बजाय रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, और यहाँ से उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है। डाटा के मुताबिक चाइना की हाउस होल्ड सेविंग का तकरीबन 70% रियल एस्टेट में चला जाता है, और ऊपर से चाइना में प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स भी नहीं है। इसलिए एक अच्छी खासी पॉपुलेशन के पास एक की बजाय 2-2 और 3-3 घर थे। अब अपार्टमेंट्स की डिमांड थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी, प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर जा रही थी, लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते जा रहे थे, और डेवलपर रोज नई से नई बिल्डिंग्स बनाते जा रहे थे, और यूँ चाइना में अपार्टमेंट्स इतने ज़्यादा बन गए कि लोग कम और अपार्टमेंट्स ज़्यादा हो गए। अब चाइना में 9 मिलियन अपार्टमेंट्स खाली पड़े हैं जिनमें रहने वाला कोई नहीं है। इनको चाइना के गोस्ट सिटीज़ कहा जाता है। हैव ए लुक। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि डेवलपर्स के पास इतने ज़्यादा घर बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? डेवलपर्स के पास पैसा 2 सोर्सेज से आ रहा था। एक तो डेवलपर्स बैंकों से लोन ले रहे थे, और बैंक्स भी उन्हें खुला लोन दे रहे थे क्योंकि इससे बैंकों को भी अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था। डेवलपर्स के पास पैसे का दूसरा सोर्स था प्री सेल होम। चाइना में घर मुकम्मल होने से पहले ही बिक जाते हैं। इसको समझने के लिए आप पाकिस्तान की मिसाल लीजिए। अगर आप पाकिस्तान में गाड़ी खरीदने जाते हैं और आप डीलर को फुल पेमेंट कर भी देते हैं तो आपको फौरी गाड़ी नहीं मिलेगी। आपको 6 से 7 महीने का वेट करना पड़ेगा, फिर आपको गाड़ी डिलीवर होगी। चाइना में यही सेम चीज़ घरों के साथ हो रही थी। लोग बैंकों से कर्जे लेकर डेवलपर को फुल पेमेंट कर देते थे, मगर फिर भी उन्हें घर 1-2 साल बाद मिलता था। अब लोगों पर ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि लोग अपार्टमेंट्स लेने के लिए इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो रहे थे? पैसों का चक्कर बाबू भैया, पैसों का चक्कर। असल में वजह ये थी क्योंकि रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ती चली जा रही थी, जिसके साथ घरों की प्राइसेस भी बढ़ती चली जा रही थी। इसलिए लोग डेवलपर को एडवांस पेमेंट कर देते थे ताकि जब तक घर डिलीवर होगा तब तक उसकी कीमत में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका होगा। अब हम देखते हैं कि ये सारा क्राइसिस खड़ा कैसे हुआ। बज़ाहिर तो सारी चीज़ें ठीक लग रही थी। ये क्राइसिस खड़ा हुआ डेवलपर्स की वजह से। रियल एस्टेट की डिमांड को देखते हुए डेवलपर्स ने ये अज्यूम कर लिया था कि रियल एस्टेट की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए डेवलपर बैंकों से भी कर्जे लेते रहे और प्री सेल में घरों को बेचकर पैसे इकट्ठे करते रहे, और इन पैसों से नई से नई बिल्डिंग खड़ी करते चले गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डेवलपर ने प्रोजेक्ट ए के तमाम अपार्टमेंट्स प्री सेल में बेचकर पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, तो वो उन पैसों से प्रोजेक्ट ए को मुकम्मल करने के बजाय साथ में प्रोजेक्ट बी और सी भी शुरू कर लेगा, और वहाँ के अपार्टमेंट्स भी मुकम्मल होने से पहले ही बेच देगा, और बी और सी के पैसों से प्रोजेक्ट ए मुकम्मल करेगा, और बाकी पैसों से प्रोजेक्ट डी, ई, एफ और प्रोजेक्ट जी शुरू कर देगा। और यूं ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ती रहेगी। डेवलपर्स की इस हरकत की वजह से चाइना की रियल एस्टेट मार्केट एक पोंजी स्कीम की तरह काम करने लगी थी, जिसमें शुरू के लोगों का तो नुकसान नहीं होता, मगर आखिर में आने वाले लोगों का पैसा डूब जाता है। ये पोंजी स्कीम तब तक तो कामयाबी के साथ चल सकती थी जब तक अपार्टमेंट्स की डिमांड बढ़ रही थी, मगर जिस दिन डिमांड ने खत्म होना था उस दिन इस पोंजी स्कीम ने भी एक्सपोज हो जाना था, और 2021 में यह स्कीम एक्सपोज हो भी गई। 2020 में जब कोविड आया था तो चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई। जिस शहर में कोई एक भी कोविड का केस सामने आ जाता था, गवर्नमेंट पूरा शहर लॉकडाउन में डाल देती थी। इसी वजह से रियल एस्टेट की डिमांड गिरने लगी, और यूं ये पोंजी स्कीम भी चाइनीज गवर्नमेंट की नजरों में आ गई। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि चाइना में रियल एस्टेट की ग्रोथ 2021 में किस तरह क्रैश हुई थी। चाइनीज गवर्नमेंट को जब इस रियल एस्टेट बबल का पता चला तो चाइना ने इस मार्केट में इंटरवीन करने का फैसला किया। चाइना ने अपनी 3 रेड लाइन पॉलिसी जारी की, जिसका मतलब ये था कि जिन डेवलपर्स पर पहले ही बहुत ज्यादा कर्जा है, अब वो मजीद कर्जा नहीं ले सकेंगे। अब बैंक सिर्फ उन डेवलपर्स को कर्जा देंगे जो इस 3 रेड लाइन पॉलिसी पर पूरा उतरेंगे, दूसरे लफ्जों में जिन पर पहले कर्जा कम होगा। अब छोटे छोटे डेवलपर्स ने तो ये तीनों क्राइटेरियाज पूरे कर लिए, मगर बड़े बड़े डेवलपर्स ये तीनों क्राइटेरियाज पूरे करने में नाकाम रहे, जिसके बाद उनके लिए मजीद लोन लेना तकरीबन नामुमकिन हो गया। चाइना के दूसरे सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर एवरग्रांड भी ये तीनों क्राइटेरियाज पूरे करने में नाकाम रहा, और मजीद लोन ना मिलने की वजह से बैंकरप्ट हो गया।
एवरग्रांड के ऊपर इस वक्त $300 बिलियन का कर्जा है। ये इतनी बड़ी रकम है कि ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जीडीपी के इक्वल है। एवरग्रांड ने $100 बिलियन अपने सप्लायर्स को भी देने हैं, जो कि ये नहीं दे सकेगा, और हो सकता है कि 3 रेड लाइन पॉलिसी की वजह से वो सप्लायर भी मजीद कर्जा ना ले सकें। और अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि एवरग्रांड की बैंकरप्सी का रिपल इफेक्ट बहुत सी इंडस्ट्रीज को ले डूबेगा। एवरग्रांड के पास अभी 16 लाख ऐसे घर हैं जो भी मुकम्मल नहीं हुए, और जिन लोगों ने बैंकों से कर्जा लेकर एवरग्रांड को पैसे दिए थे वो अब सड़कों पर आ गए हैं। ऊपर से चाइना में प्रॉपर्टी की कीमतें भी क्रैश कर गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने जिस अपार्टमेंट के लिए 1 साल पहले 1 करोड़ की पेमेंट की थी, प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश होने की वजह से अब उसकी कीमत सिर्फ 80 लाख तक रह गई है, और ऊपर से वो अभी मुकम्मल भी नहीं हुए। इसी वजह से बहुत से लोगों ने बैंकों की किस्तें देने से भी इनकार कर दिया है, और यूं इस क्राइसिस में बैंक भी बैंकरप्ट हो सकते हैं। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि 2021 में प्रॉपर्टी की प्राइसेस कितनी कम हुई। चाइनीज गवर्नमेंट ने इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए $140 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया है, और अपनी 3 रेड लाइन पॉलिसी भी थोड़ी नरम की है, ताकि डेवलपर वो घर मुकम्मल कर सकें जो घर अभी मुकम्मल नहीं हुए। एंड लेट्स सी कि इसका नतीजा क्या निकलता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे लिए इस वीडियो को एक्सप्लेन करना ज़रा मुश्किल था, और मुझे उम्मीद है कि मैं चीज़ों को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर पाया हूँगा। मगर अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारा कमेंट सेक्शन भी खुला है और इंस्टाग्राम भी हाजिर है, सो यू कैन अप्रोच मी एनी टाइम। और अगर आप अभी तक भी देख रहे हैं तो थैंक यू।